नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का यूट्यूब के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएनटी एक्ट जो है हमारे जेपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्नों की चर्चा होगी उसके साथ साथ उसका जो सही उत्तर है और उसमें जो भी व्यवस्थाएं थी या जो भी उससे डिस्क्राइब करना है उस बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो के दौरान आप पूरे क्लास में और पूरे सेशन में बने रहें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएगी, जिससे आप 70 प्रश्न का जो मैं यहाँ अभी डिस्कस करूँगा, उन 70 प्रश्न के अलावे आप कम से कम 100 और एक्स्ट्रा प्रश्नों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, सीएनटी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? तो आप सभी जानते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को 1765 ईस्वी में सौंपी गई थी, जब शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड जब बादशाह थे, तब 1765 ईस्वी में जो मालगुजारी व्यवस्था लागू हुई, इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर को मालगुजारी देने का शुरू किया गया। और यही जो शाह आलम द्वितीय के काल में 1765 ईस्वी में आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी भी सौंप दी गई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह 1765 है और 1765 का आप टिक मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कहाँ के राजा ने कैप्टन, जो अंग्रेज कैप्टन कैमेक था, उसके आगमन का विरोध नहीं किया था? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है खड़गडिहा, सिंहभूम, पलामू और छोटानागपुर। इसका सटीक उत्तर होगा सिंहभूम, क्योंकि सिंहभूम के राजा जो थे वही इसमें विद्रोह नहीं किए। बाद बाकी अगर आप देखेंगे, यह जो 1766 से 80 का चुआड़ विद्रोह उसी का नतीजा था। चुआड़ विद्रोह 1766 से 80, पहाड़िया विद्रोह 1761 से 1819 तक चेरों का विद्रोह 1780 तक से संथाल विद्रोह 1784 तक जो हुआ था, वह मुख्य रूप से इसी के आगमन का विरोध के फलस्वरूप ही यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था और इसमें विद्रोह हुआ था। तो इसका सटीक उत्तर सिंहभूम है, क्योंकि सिंहभूम के राजा जो थे उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? तो चतरा के कलेक्टर को आपका कब तक राजस्व का भुगतान किया जाता था, इस बारे में प्रश्न है। ऑप्शन है 1758, 1778, 1799 और 1802। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1799। तो 1799 जो काल है, उस काल तक चतरा के कलेक्टर को राजस्व का भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है रांची, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और बोकारो। तो बिहार, बंगाल की जब दीवानी चली गई तो यह मुर्शिदाबाद में, यहाँ पर जिला के जो नया एजेंट था उसकी बहाली मुर्शिदाबाद में की गई, जो कि अभी वर्तमान बंगाल में है। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? अमील, अमीन, काश्तकार या खुईम? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमील की नियुक्ति हुई थी, जो आपका अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और अंग्रेजों ने अमील के माध्यम से जो राजस्व एकत्रित करने का जिम्मा यहाँ के लोगों को सौंपा था और अमीलों के द्वारा राजस्व का जो है संग्रह करके अंग्रेज सरकार को प्रदान की जाती थी।
18 सितंबर 1789 ईस्वी में एक अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए यह शब्द प्रेजेंट फुटिंग शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। यह जो ऑप्शन है यहाँ होगा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा लगा लेंगे आगे में, छोटा नागपुर जो है इसका सही आंसर होगा, नागपुर नहीं। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अनुसार छोटा नागपुर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई जिसका नियंत्रण किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत चला गया था। थाना व्यवस्था का जो मजिस्ट्रेट था वह कहाँ के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत पूरा जो छोटा नागपुर है वह चला गया था। तो इसका सही उत्तर होगा रामगढ़। रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो ऑप्शन में दिया गया है। इसमें रामगढ़, जैसा कि जानते हैं 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था लागू की गई अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों ने एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की थी और यह मजिस्ट्रेट रामगढ़ जो झारखंड में है वहाँ पर रहते थे और वहीं पर आपका जो भुगतान था वह करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार डैश भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे। जो स्थानीय जमींदार या जागीरदार थे वह किस प्रकार की भूमि पर अपना हक नहीं अदा कर पाते थे, इस बारे में इसका ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन है भुईहरी, मुंडारी, खुटहरी या ए, बी और सी तीनों। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के आधार पर अगर सटीक आंसर है तीनों, क्योंकि यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन दिया है भुईहरी, मुंडारी और खुटहरी, ए, बी और सी तीनों में, कहने का मतलब है प्रश्न जो पूछा गया था उस प्रश्न में कहा गया है कि जो स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार था किस प्रकार की भूमि पर कोई हक का दावा नहीं करते थे। तो भुईहरी, मुंडारी और कट्टीदार जो भूमि होता था उस पर किसी प्रकार का हक उन लोगों का नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया था। तो अधिनियम की बात है यहाँ पर, तो आप जानते हैं भू राजस्व से संबंधित जो भी अधिनियम था वह 1793 का अधिनियम था, यानी कि रेगुलेशन एक्ट 1793। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुईहरी सर्वे आरंभ किया गया। भुईहरी सर्वे जो आरंभ किया गया वह किसके नेतृत्व में किया गया है। क्वेश्चन को समझेंगे और सटीक आंसर देखेंगे। ऑप्शन है बाबू रखालदास हल्दर, जेम्स पेटिस, डाल्टन या यतीन्द्र बोस। तो दोस्तों भुईहरी भूमि जो है जमींदारों के बीच जो मध्यस्थ होता था और मध्यस्थ को लेकर विवाद होता था, तो मध्यस्थ भूमि जो होता था वही भुईहरी भूमि होता था। और इसका जो रिपोर्ट था 1862 का, 1869 में इसको रिपोर्ट दी गई थी और रांची में इस जो रांची के आसपास के 2482, याद रखेंगे 2482 गांवों का सर्वे किया गया था और यह सर्वे रिपोर्ट जो है 1869 को प्रकाशित किया गया और 1869 ईस्वी में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट जो प्रकाशित किए और इसका जो सर्वे आरंभ किया था वह था बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ बाबू रखालदास हल्दर जो है वह भी जानना जरूरी है और मध्यस्थ भूमि भी जानना जरूरी है। मध्यस्थ भूमि, मध्यस्थ भूमि जो होता है वह मध्यस्थ भूमि कहने का मतलब है जिसमें भुईहरी भूमि और जमींदारों के बीच हमेशा विवाद चलता था इसी भूमि को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया। लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट कब लाया गया। यह चूटिया नागपुर के क्षेत्र में लाया गया था। कहाँ पर, चूटिया जो अभी वर्तमान में रांची का क्षेत्र है और चूटिया छोटानागपुर के क्षेत्र में यह चीज़ लाया गया और यह
जो लाया गया यह ईस्वी है आपका 1879 में। तो 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया, जिसके अधीन रांची जो चुटिया का जो छोटा नागपुर क्षेत्र में चुटिया था वहाँ पर इसको यहाँ उस लागू किया गया और यहीं से छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट को कार्यान्वयन किया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ, इसका जो आंसर होगा वह होगा 1897 में। 1897 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था और यह अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया एक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सन 1902 में जो पहला सर्वे हुआ था वह, जैसा कि हमने पहले भी बोला, रांची का जो आसपास का गांव था वहाँ पर हुआ था। चूँकि यहाँ ऑप्शन में रांची नहीं है तो आप छोटा नागपुर को ही मारेंगे, और छोटा नागपुर उस समय रांची क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के अंतर्गत आता था, तो यह छोटा नागपुर इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1 जनवरी 1908, 1 अप्रैल 1908, 11 नवंबर 1908 और 1 दिसंबर 1908 इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो आप जानते हैं कि यह होगा 11 नवंबर 1908 को। 1902 में सर्वे हुई थी और 1903 में सर्वे का रिपोर्ट सौंप दिया गया था, और जिस सर्वे का रखाल जो है आपका बाबू रखाल दास हल्दर जी ने जो सर्वे किया था, उसी सर्वे के आधार पर जॉन हॉफमैन ने ड्राफ्ट तैयार किया था। जॉन हॉफमैन याद रखेंगे, जो ड्राफ्ट तैयार किए थे, हॉफमैन ने ड्राफ्ट तैयार किए थे, और वही हॉफमैन का ड्राफ्ट के आधार पर 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है वह ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जॉन हॉफमैन द्वारा। जॉन हॉफमैन द्वारा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। परंतु अगर इसमें देखेंगे तो एक चीज़ और है जो कि इसके पहले प्रश्न में था, सन 1902 का पहला सर्वे कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो पहला सर्वे, जैसे कि वहाँ जॉन हॉफमैन का नाम आपने देख लिया, तो यहाँ पर जो तत्कालीन कमिश्नर था फॉरबेस, यहाँ पर तत्कालीन कमिश्नर था फॉरबेस जी के आदेश पर इस जगह में जो सर्वे हुआ था उसमें लिस्टर और जॉन रीड यानी कि लिस्टर प्लस जॉन रीड के द्वारा यह सर्वे किया गया था। जॉन रीड के द्वारा यह सर्वे किया गया था और इन्होंने पैमाइश की थी ज़मीन की, और उसकी ज़मीन की सही माप भी निकाली थी। उसके आधार पर ही आपका जॉन हॉफमैन ने आपको यह रिपोर्ट, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन हॉफमैन ने, यहाँ पर यह जानना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और कुल कितने धाराएं हैं? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, और यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। प्रत्येक धाराओं को अध्याय के अनुसार बांटा गया है, और जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आगे हम इस बारे में और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? तो जैसा कि झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ यह अधिनियम लागू होना था। तो पहला तो उत्तरी छोटा नागपुर में लागू होना था, दक्षिणी छोटा नागपुर में लागू होना था, सिंहभूम में यह नहीं लागू होना था। तो ऐसी स्थिति में इसका सटीक उत्तर ए और बी दोनों होगा, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों में लागू होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया? तो आपको जानना होगा कि अध्याय 1 में क्या किस किस को परिभाषित किया गया है। तो अध्याय 1 में परिभाषित किया गया है आपका
अध्याय 1 में जो परिभाषित किया गया है उसको मैं यहाँ पर लिखने का कोशिश करता हूँ। तो इसमें कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है, कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया, आप सुन लें अच्छा रहेगा। कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है, भूगत बंध बंधक को परिभाषित किया गया है, जोत को परिभाषित किया है, कोरकर को परिभाषित किया गया है, भूस्वामी, काश्तकार, लगान, चल संपत्ति, भूधृति, ग्राम मुखिया, डिक्री, अस्थाई बंदोबस्त, इतने चीज़ों को आपका इसमें किया गया है, परिभाषा दिया गया है, परंतु इसमें महाजन का परिभाषा कहीं नहीं दिया गया है। इस प्रकार से आपका उत्तर महाजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थाई भूधृति का अभिप्राय क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं अस्थाई भूधृति का अधिकार जो है, भूधृति क्या है? तो भूधृति वो होता है जो वंशानुगत होता है, यानी कि आपके पिता, उसके पिता के द्वारा जो जमीन था वह जमीन के बारे में यहाँ बात की गई है। भूधृति कहने का तात्पर्य यही है, वंशानुगत, यानी कि जो जन्म से है वही, जन्म से जो आपका साथ में चलता है वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो भूधृति कहने का मतलब है वंशानुगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह चीज़ चलते गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन में खेती कार्य के लिए धारण किए हुए एवं लगान चुकाता हो? तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता हो, यह किस धारा में उल्लिखित है? तो आपको बता दें कि यह जो है भूधारक भूधारक की जो परिभाषा है, भूधारक की उसके अंतर्गत आ जाती है और यह धारा 5 के अधीन इसकी परिभाषा दी गई है। तो यह धारा 5 इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 किसे उल्लेख करता है? तो धारा 8 में देखिए किसे उल्लेख करता है इस बारे में, तो धारा 8 क्या है इसे समझना जरूरी है। धारा 8 है आपको मुंडारी और खुंटकट्टीदार का अर्थ। धारा 8 में मुंडारी और खुंटकट्टीदार का अर्थ है। इसका परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा है वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि में किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु उसका अधिकार अर्जित किया हो, यानी कि वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु उसका अधिकार अर्जित किया है, वह आपका धारा 8 में वर्णित है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन के तहत बी और सी दोनों आपका सही आंसर होगा, मुंडारी एवं खुंटकट्टीदार, क्योंकि इसमें उसी बारे में बातें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 3 में आप देखेंगे कि किसका उल्लेख है। तो अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 9 से लेके धारा 14 तक का वर्णन किया गया है और धारा 9 से लेके धारा 14 तक में जो वर्णन किया गया है वह भूधारक और लगान से संबंधित है। भूधारक और लगान से संबंधित है। चूँकि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है उसमें भूधारक दिया हुआ है तो आप यहाँ भूधारक को टिक मारेंगे। भूधारक प्लस उनके लगान से संबंधित है, लगान से संबंधित है। तो भूधारक और लगान से संबंधित है तो इसका ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, भूधारक। धारा जान ले कि जो अध्याय 3 है उसमें धारा 9 से लेके 14 तक है, 9 से 14 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख किया गया है? तो जैसे कि हमने अभी बताया कि अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 10 जो है उसमें क्या वर्णन किया गया है, यह अध्याय 3 का ही बात है। इसमें ऑप्शन दिया गया है किसी भूमिहर की जमीन के लगान की वृद्धि नहीं होगी, और जो ऑप्शन ए है दोस्तों वही इसका सटीक आंसर है, यानी कि किसी भी भूमिहर के जमीन की जो लगान है वह वृद्धि तभी हो सकती है जब उसमें उपायुक्त का आदेश हो या उपायुक्त उसे समझे सटीक कि अभी वृद्धि होनी चाहिए, तब उसमें वृद्धि होती है।
प्रश्न है दोस्तों, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री कराने से इनकार करता है तो अंतरिति उपभुक्त उपाभुक्त, यहाँ उपायुक्त होना चाहिए, के पास आवेदन कर सकता है। यहाँ पर उपायुक्त होगा, ये उपभुक्त नहीं होगा, उपायुक्त यानी कि डीसी के पास आवेदन कर सकता है। प्रश्न को समझेंगे। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरिति उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। तो यह किस धारा में उल्लेख है दोस्तों? तो धारा 11 में इसका उल्लेख है। और धारा 11 का जो मुख्य ध्येय है वह अंतःकरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित सारी बातें इसमें है। तो अंतःकरण के अंतःकरणों के रजिस्ट्री से संबंधित सारी बातें इसमें कही गई है। किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? यह केस अक्सर देखा गया है और यह केस होता है जब भाई लोग बेच देते हैं जमीन को, तो उसके जो बंधु बांधव होते हैं या जो रिलेशन होते हैं वे चाहते हैं कि हमारा जमीन पुनः आ जाए। तो उसके अधीन जो आपका आर्टिकल है वह है आपका धारा 15। तो धारा 15 को लिखते हैं पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकना। पुनः ग्रहणीय जमीन की वापसी इसमें होती है। पुनः ग्रहणीय जमीन की वापसी होती है धारा 15 के अधीन। यानी भूस्वामी उस जमीन को जो बेचा रजिस्ट्री हो गया फिर भी उसे पुनः ग्रहण कर सकता है। धारा 11 का जो है, धारा 11 के अधीन जो रजिस्ट्री होता है वह धारा 15 के अधीन पुनः लिखा जाता है। इसमें क्या है कि किसी भी भूधृति के उसके भाग का अंतरण कराया गया हो, अगर उसमें अंतरण कराया गया हो तब इस प्रकार का हो सकता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है अध्याय 4 में। अध्याय 4 धारा 16 से लेकर 36 तक चलती है। 16 से लेकर 36 तक है और इसमें रैयत का शब्द का परिभाषित किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर कितने वर्षों तक न तो खेती की हो न ही उसे धारित किया गया हो। तो कितने वर्षों तक न तो खेती की हो न उसे धारित किया गया हो, यह पिछला जेपीएससी में पूछा गया था। तो इसके लिए धारा जो है 12 वर्षों तक होगा। इस धारा में 12 वर्ष तक न तो खेती की हो न ही उससे लगान चुकाया हो। इसे ऑक्यूपेंसी राइट कहते हैं दोस्तों। ऑक्यूपेंसी राइट, ऑक्यूपेंसी राइट, RIGSTS, ऑक्यूपेंसी राइट्स कहते हैं। यह धारा 16 में वर्णित है और यहाँ पर आपको जो समझना है वह 12 वर्षों तक के लिए। तो ऑक्यूपेंसी राइट के तहत जो अगर 12 वर्षों तक खेती भी न की गई हो और उसे धारित भी किया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में उस भूमि को जो अधिभोगाधिकार होगा वह रैयत का हो जाएगा। बंदोबस्त की रैयत किस धारा में दिया गया है? बंदोबस्त रैयत किस धारा में दिया गया है? तो सबसे पहले आप बंदोबस्त रैयत को समझिए। बंदोबस्त रैयत कहने का मतलब है कि वैसा रैयत जो इस अधिनियम के पश्चात किसी या पूर्व इस अधिनियम यानी कि CNT एक्ट के पूर्व या बाद में किसी भी गांव का जमीन जिसे पट्टे पर लिया हो तथा 12 वर्षों तक खेती कर रहा हो। 12 वर्षों का मामला यहाँ फिर से आया है। तो 12 वर्षों तक खेती कर रहा हो, यह भाग 4 में है।
आपका भाग 4 में है, भाग 4 के अधीन है। और जो इसका सटीक आंसर होगा वह है धारा 17। धारा 17 में इसे परिभाषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों यह देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको लग रहा होगा 1949 होगा, परंतु यह भूधारण अनुपूरक अधिनियम 1949 को आया, परंतु पारित होने का जब प्रश्न आएगा तो यह सटीक आंसर 1950 होगा, क्योंकि 1949 में लाया गया परंतु पारित हुआ 1950 में। 1950 में यह पारित हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा फंसाते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। धारा 24 से लेके 36 तक किसका उल्लेख है? धारा 24 से लेके 36 तक में किसका उल्लेख है? लगान का निर्धारण सही है, जोत का बंटवारा सही है, लगान में वृद्धि या कमी सही है, यानी कि यह चारों सही है, इनमें से सभी सही है। तो कहने का मतलब है धारा 24 जो है वह लगान हेतु रैयत की बाध्यता को दिखाता है, और ये सभी अधिकार जो है उपायुक्त को ये सभी अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो इनमें से सभी जो है वह उत्तर इसका होगा, इनमें से सभी। डी आपका डी नंबर जो होगा वह इसका सटीक उत्तर होगा, डी नंबर। तो यहाँ डी नंबर में आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 5 में किसका उल्लेख है दोस्तों, इस बारे में बात किया गया है। तो अध्याय 5 में जो धारा 37 है, धारा 37 में उल्लेख है, अध्याय 5 का धारा 37 में इस प्रकार का उल्लेख है कि अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 5 अध्याय 5 यानी कि धारा 37 खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को संबंधित है, और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों के बारे में बातें करती है। इसमें 2 वर्षों से पहले सृजित होगी, जो लगा खुटकट्टी अधिकार जो प्राप्त होगा वह 20 वर्षों पहले सृजित होगी, 20 वर्ष पहले सृजित होगी, और लगान आधे से ज़्यादा नहीं होगी। लगान भी 1/2 ही होगा, जो वहाँ की भूमि है उसके अनुसार। तो यह क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अनअधिभोग रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, इसका उल्लेख किस धारा में है? तो इसे प्रारंभिक लगान और पट्टा भी कहा जाता है। इसको जो है लगान के बीच जो भूस्वामी और लगान के बीच जो करार पर लगान होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक लगान। इसे प्रारंभिक लगान कहते हैं, और यह धारा 38 में वर्णित है। यह धारा 38 इसका सही आंसर होगा, प्रारंभिक लगान का। अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस प्रश्न का सारे टर्म को आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो लिखा गया अनअधिभोगी रैयत को बेदखल शब्द को समझेंगे, किए जाने का आधार क्या है और कितने दिनों के, पिछले 2 वर्षों तक लगान नहीं चुकाया जाए, तो इसका आंसर होगा 90 दिनों तक। लेकिन 90 दिनों तक कब? 90 दिनों तक कहने का मतलब है पिछले 2 वर्षों नहीं, 2 यहाँ पर कृषि वर्षों लिखेंगे, यहाँ पर 2 कृषि वर्षों से मतलब है, और तीसरे कृषि वर्ष जब प्रारंभ होगा, तीसरे कृषि वर्ष जो प्रारंभ होगा उसके बाद के 90 दिनों तक, यह 90 दिनों के अंदर यह लगान चुकाने में असफल रहता है,
तब यह केस लगा, बेदखल का जो केस होता है तब फाइल हो सकता है, इसके पहले यह केस फाइल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब है छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख किसमें है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह धारा 43 होगा। तो आपको किस धारा में, अब यह किसमें है यह भी जानना जरूरी है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अध्याय 4 में है। अध्याय 4 में क्या है और क्यों है, तो धारा 43 के अंदर अध्याय 4 में क्या है, जो भूमि जो है वह अगर रेलवे में चली गई हो, रेलवे ले ली है, कैंट की भूमि है या सरकारी भूमि बन गई हो, सरकारी भूमि हो गई हो, इसमें नदी गुजर गई हो, नदी है, इसमें सड़क बन गई हो, इसमें रास्ता बन गया हो यानी कि रोड बन गया हो, इसमें बांध बन गया हो, बांध बना दिया गया हो सरकार द्वारा, इस प्रकार का बांध नहर जो भी चीज होगी, अध्याय 4 और अध्याय 6 में छूट जो प्राप्त भूमियां हैं वह दोनों को, यह जो है रेलवे की भूमि हो सकती है, छावनी के भीतर भूमि हो सकती है, सरकारी भूमि हो सकती है, इसमें सड़क, नहर, तटबंध, बांध आदि अगर बनाया गया हो तब उपायुक्त भूमि को लगान मुक्त रखेगा। उपायुक्त को यह आदेश दिया गया है कि वह लगान मुक्त रखेगा इस भूमि को, और यह आपका अध्याय 4 तथा अध्याय 6 में वर्णित छूट भूमियों के अंतर्गत आता है, और यह धारा 43 में इसे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है। तो धारा 45 के तहत जो किया गया है वह है रैयतों द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण, भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलक पाने का अधिकार होगा। छूट प्राप्त भूमियां, रैयत अपने भूस्वामी को एक पट्टा देगा। दोस्तों इसका सही उत्तर बी नंबर है, भूस्वामी दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। इसमें क्या क्या उल्लेख रहता है यह जानना जरूरी है। जोत की सीमा, वार्षिक लगान की दर, वार्षिक लगान की दर, लगान की किस्तें देखिए सुनिएगा तो पता चल जाएगा। लगान किस प्रकार से देगी, अगर उपज देगी तो उपज का अनुपात क्या होगा, पट्टे की सभी शर्तें इसमें लिखी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो सटीक उत्तर है कि अनुरूप एक पट्टा पाने का, अनुरूप इसका प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। और यह आपका धारा 44 में भी वर्णित है और धारा 45 में भी वर्णित है। तो जो धारा 44 के अनुसार और 45 के अनुसार दोनों में यही चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 1952, 1958, 1965 और 1969। दरअसल इसमें से कोई नहीं होगा यह ऑप्शन, और इसका सही आंसर होगा 1869 यानी कि 1869, यही सही आंसर है इसका और यही सटीक आंसर होगा। तो इसमें आपको 1869 मिलेगा ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है। न्यायालय आदेश के अधीन रैयत का विक्रय का जो अधिकार है वह प्रतिबंध किस धारा में प्रावधान किया गया है प्रतिबंध का। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे संबंधित धारा 47 है और धारा 47 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूइंहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है। तो यह आपका
जैसे कि इसमें है धारा में भूयहरी भूधृति अंतरण, तो यह चीज को समझने का जरूरत है। और यह जो है धारा 48 में इसका वर्णन किया गया है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा भूयहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय, बिल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? तो यह नियम कौन बना सकती है, इस बारे में बात की गई है। यह साफ सुथरा शब्दों में है कि राज्य सरकार इससे संबंधित नियम बना सकती है, और सटीक आंसर होगी राज्य सरकार। राज्य सरकार चाहेगी तो उस जो भूधृति का विक्रय भी हो सकता है, उसका दान भी हो सकता है, विनिमय भी हो सकता है और बिल भी हो सकता है। क्योंकि राज्य सरकार अगर उस जमीन को किसी सरकारी काम में लगाना चाहे तो ऐसी स्थिति में यह भूयहरी कुटुंब जो है उससे भूधृति का विक्रय दान करवा सकती है। इसके अलावे और कोई किसी के पास यह पावर नहीं है जो इस प्रकार का काम करवा सके। नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 11 में जो प्रावधान है उसमें जो है ऑप्शन, उस अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, और यह प्रश्न थोड़ा टिपिकल है। तो इसमें जो लगान पाने के बारे में साधारण अंतरण है, इसे आप टिक लगाएंगे, परंतु आप इसे समझ लें। इसमें जो 11 है वह है रूढ़ी और संविदा। रूढ़ी और संविदा से संबंधित है अध्याय 11। इसमें इस भाग में जो रूढ़ी और संविदा है इसके अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं। जो धारा 76 से लेके 79 तक, 76 से लेके 79 तक है, और यह मुख्य रूप से रूढ़ी और संविदा पर आधारित है। इसलिए इसमें से अगर कोई ऑप्शन अगर लगाएगा तो साधारण अंतरण का ऑप्शन आप लगा सकते हैं, परंतु इसका सटीक आंसर रूढ़ी और संविदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगते नगद लगान किस वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों पर देय होगा? यह किस धारा में प्रावधान किया गया है? देखिए, यह जो 4 समान किस्तें हैं यह टेनेंट से संबंधित है। जो टेनेंट है उसके संबंधित है, टेनेंट वाला संबंध इसमें लग जाता है। और यह जो है दोस्तों धारा 52 में इसका वर्णन किया गया है, धारा 52 में है। और यह 4 जो किस्त है वह किस रूप में दे जाएगी इसके बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है। यह है माल कचहरी में या फिर मनी ऑर्डर के जरिए इसकी जो लगान है इसकी 4 समान किस्तों में देय होती है। नेक्स्ट है, लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो इसकी शिकायत किससे की जा सकती है? तो रसीद नहीं मिलती है तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? तो यह शिकायत आप करेंगे उपायुक्त से। लगान से संबंधित उपायुक्त हैं, या फिर जहाँ डीएम है वहाँ डीएम से करेंगे, या फिर राजस्व अधिकारी से आप कर सकते हैं। राजस्व अधिकारी से भी आप यह शिकायत कर सकते हैं, परंतु यह जो मुख्य रूप से है वह डिस्ट्रिक्ट जो उपायुक्त हैं वही सही आंसर होगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा? तो साधारण ब्याज की दर होगी आपकी 6.25%, और 6.25% यह वार्षिक है, वार्षिक। और सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, लगान का बकाया और उस पर ब्याज होगा। यानी कि यहाँ पर जो बकाया लगान प्लस ब्याज जुड़ेगा। इसके अलावे और कुछ इसमें नहीं जुड़ सकता है।
और यही इसका सही आंसर जो है वह 6 जो दर होगी वह 6.25 से ज़्यादा नहीं होगी, यह वार्षिक दर है। नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 6 में क्या प्रावधान है? तो धारा 6 में प्रावधान है कि अगर लगान की दर वस्तु रूप में देय है तो उसे आप धन के रूप में भी देय कर सकते हैं। यानी कि वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण, अगर वस्तु देना था तो इसका रूपांतरण करके अब रुपया में आप कर सकते हैं या किसी अन्य साधन से आप कर सकते हैं। बस यही इसका सही आंसर है। और धारा 6 यह करेगा कौन? तो यह करेंगे उपायुक्त जी। 45 नंबर का प्रश्न दोस्तों, बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में दिया गया है? तो बंजर भूमि जो है वह अध्याय 9 के अधीन आता है, अध्याय 9 के अधीन है। और इसमें अध्याय 9 और जो 10 है, अध्याय 9 और 9 का जो है, इस दोनों अध्याय में इसका दिया गया है, बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो कोरकर भूमि क्या होती है यह भी जानना जरूरी है आपको। तो कोरकर भूमि क्या हुआ वह भी जानना है। को रैयत द्वारा परती भूमि टाड़ को कोरकर का मतलब होता है कोड़ कर धान की खेती, ध्यान रखेंगे टर्म को, धान की खेती के लायक अगर बनाता है तो यह जो कोरकर धान की खेती के लायक बनाता है तो वैसे भूमि को कोरकर भूमि कहते हैं। और इसका जो लगान है वह कौन नियुक्त करेगा? पहले तो इसमें लगान लगेगा नहीं, जो प्रारंभ के वर्षों में लगान नहीं लगेगा, यानी कि प्रारंभ में लगान फ्री होगा, प्रारंभ में लगान नहीं होगा। परंतु जब लगे कि इसमें कुछ होगा तो डीसी द्वारा लगान का निर्धारण किया जाएगा। परंतु यह लगान जो होगा तो वह अन्य भूमियों का आधा होगा, यानी कि अन्य सभी भूमियों के आधा इसमें लगान लगेगा। और यह धारा 64 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसे उपायुक्त की आज्ञा से ही लगान का राशि निर्धारित होगा और कोरकर भूमि का जो संबंधित बातें हैं वह उपायुक्त के अधीन होगा। 47 में कोरकर में संपरिवर्तित भूमि का पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 10 वर्ष के बाद लगान देना होगा। तो पहले कृषि वर्ष की फसल जो है उसकी कटाई के कितने वर्षों के बाद यह लगान देना होगा? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी धारा में देखा जो आपका 64 था उसके अधीन, परंतु यह जो है आपका बोला गया है कि 4 कृषि वर्षों के बाद यह चीज़ देना होगा। यानी कि 4 कृषि वर्षों के बाद गांव के लगान का दर, जो गांव में और भूमि है उसका लगान के दर, गांव के लगान का दर का जो है वह वहां का जो तृतीय वर्ग का भूमि होगा, तृतीय वर्ग का जो भूमि होगा गांव का, उस भूमि का दर का तृतीय वर्ग के भूमि का आधा होगा। यानी कि यह लगान जो है वह गांव के जो सबसे निचले किस्म की जो भूमि होगी उसका भी आधा लगान इसमें लगेगा। 48 नंबर है, किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह जो अध्याय है या यहाँ पर जो लिखा गया है इसके सही आंसर जो है वह है यह है उपायुक्त, क्योंकि यहाँ पर सारे काम उपायुक्त के निर्देश पर ही होता है और डीसी ही इसका जो है निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान
कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है। उसकी बेदखली कब रद्द की जा सकती है, यह किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा 69 में वर्णित है, 69 में वर्णन किया गया है। बस इसे इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है 50 नंबर, धारा 71। जो धारा 71 ख में के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो दोस्तों यह विधि विरुद्ध भूमि के अंतरण में दंड से संबंधित है, यानी कि यह धारा 46 से संबंधित है। धारा 46 विधि विरुद्ध भूमि के अंतरण में दंड का उल्लेख करती है और धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करना है, तो वह धारा 46 का उल्लंघन करने पर कितनी सजा देगी? 3 वर्ष की सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना। इसके अलावे भी जान लें कि अगर इसके बावजूद भी आपको पता हो और फिर भी आपने ऐसे काम किए हैं, ऐसे कुकृत्य किए हैं, तब फिर आपको जो है सजा भी बढ़ जाएगी और उसका जुर्माना की राशि भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज हमने 50 प्रश्नों का यहाँ तक डिस्कस कर लिया है और 50 प्रश्नों के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं समय बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यह 50 प्रश्न आपको 150 प्रश्न के बराबर है और 150 प्रश्नों का हल करने में आपको आसानी होगी। तो आज जो क्लास है यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसका दूसरा भाग जल्द से जल्द आप लोगों के सामने होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो और कहीं किसी चीज़ में गलत बता दिया हूँ तो उस बारे में भी मुझसे आप बात कर सकते हैं। अपना क्लासरूम चैनल आपका फ्री है, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।